वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। अमित शाह के इस बयान के बाद से बताया जाता है कि जदयू बहुत खुश नहीं है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ना तय नहीं हुआ है। सभी पार्टियों को जो इसमें सम्मिलित होंगी उन्हें अपने किटी बैग से कुछ सीटें छोड़नी होंगी। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन आने वाले 15 तारीख को अपनी सीटें अनाउंस कर देगी। ये खबर लगातार बिहार के जो सियासी गलियारे हैं उसमें चलने लगी। मैंने भी आपको ये बताया कि कांग्रेस, राजद, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियां आपस में सीटों का समीकरण बना चुकी हैं। कोई विरोधाभास नहीं रहा है। लेकिन आज दिल्ली से एक कैसी खबर आती है जो खबर तेजस्वी यादव के मंसूबे पर तो पानी फेर ही देती है, साथ ही साथ आने वाले हफ्ते में कांग्रेस, राजद, वीआईपी, लेफ्ट के कोई साझा समीकरण और सीटों के अनाउंसमेंट से कोसों दूर समीकरण को लेकर चली जाती है। साधारण भाषा में कहूं तो सीटों को अनाउंस होने में अभी और समय लगेगा। इसके पीछे सीधा सीधा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा और बिहार में कांग्रेस की रणनीतियों पर आने वाले समय में चर्चा की। कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे, राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे, बिहार में सीएलपी लीडर जो है वो भी मौजूद रहे। इस दौरान एसआईआर पर बातचीत हुई। नेपाल में जो गृह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, नेपाल जिस तरीके से जल रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा किसी चीज ने अगर ध्यान आकर्षित किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कृष्णा अल्लावरू से किया गया पत्रकारों का सवाल और उस सवाल पर उनका दिया गया जवाब। पत्रकारों ने जब कृष्णा से पूछा कि खबर आ रही है कि 15 तारीख को आप सीटों का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कांग्रेस 50, 52, 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो पिछली बार के तुलना में 20 सीटों का आसपास का कम होगा। इस पर कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ कहा कि यह केवल कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है। यदि गठबंधन को बनाए रखना है, मजबूत करना है, तो इसके लिए सभी पार्टियों को जो इसमें सम्मिलित होंगी उन्हें अपने किटी बैग से कुछ सीटें छोड़नी होंगी। सबको एक कदम पीछे लेना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो गठबंधन मुश्किल होता है करना। हालांकि आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन सरकार बनने को लेकर उन्होंने दावा किया कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वापस उनसे पूछा गया तो फिर बिहार में आपका चेहरा तेजस्वी यादव फिक्स है ना, इस पर भी उन्होंने कन्नी काट ली। फिर एक बार कृष्ण अल्लावरू ने यह तय कर दिया कि तेजस्वी यादव फिक्स नहीं है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ना तय नहीं हुआ है और अगर बिहार में महागठबंधन सरकार बनती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये सब कुछ परिस्थितियां तय करेंगी। ये सब कुछ विधायक दल जब बैठेगा तो वो तय करेगा। ऐसा ही बयान एनडीए में भी अमित शाह ने दिया है। अमित शाह के इस बयान के बाद से बताया जाता है कि जदयू बहुत खुश नहीं है। खैर, ये एनडीए की समस्या है, बात हम महागठबंधन की कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देकर आखिर कांग्रेस क्या इशारा करना चाह रही है? देखिए, हाल ही में संपन्न राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद दिया गया वोट चोर का नैरेटिव और फिक्स मैच, यानी बिहार के चुनाव को कंप्लीटली फिक्स बताकर और अंपायर सरीके चुनाव आयोग को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज बताकर कांग्रेस बिहार में एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट करना चाहती है जो वो पूरे देश में आने वाले लोकसभा चुनाव में लेकर आना चाहेगी। क्योंकि अब देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या ये क्षेत्रीय दलों के लिए उत्पन्न हो रही है कि जब एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों को उस चुनाव में भागीदारी एक तरीके से डिफिकल्ट होगी, समस्याएं आएंगी, लोकल लेवल पर कई मुश्किलें होंगी।
और कांग्रेस जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, जो भाजपा से आड़े हाथ ले सकती है, जो टू पार्टी सिस्टम में सबसे मजबूत पार्टी है, वो यदि इस पूरे चुनाव में सेंटर स्टेज पर रहे तो उसके आसपास एक बड़ा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन या पूर्व में जिस गठबंधन को यूपीए कहा जाता था, वो बना सकती है। खैर, कांग्रेस की ऐसी मंशा नहीं है। कांग्रेस जब जैसा तब तैसे की स्थिति में चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि वो बिहार के चुनाव से पहले एक ऐसा नैरेटिव गढ़े जिसकी वजह से बगल वाले राज्यों में, पहले तो बंगाल में फिर उत्तर प्रदेश में, उसे एक सॉलिड मोमेंटम मिले, जिसके चलते वो वोट चोरी के नैरेटिव को इन दोनों राज्यों में भी भुना पाए। इन दोनों राज्यों के बाद केंद्र का जो चुनाव होगा उसमें भी इस नैरेटिव को वो आगे लेकर जाना चाहती है और इसमें वो लीड लेकर काम करना चाहती है। कांग्रेस जैसे बिहार में इस पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को और राजद को बैक सीट पर रखा, ये इस बात का परिचय है कि आने वाले समय में होना यही है। बाकी राज्यों में भी यही करना चाहती है कांग्रेस और इसके लिए उसे बिहार में जो टेम्पोररी फायदा है उसे छोड़ना होगा और लॉन्ग टर्म गोल की तरफ देखना होगा। और कहीं ना कहीं इसका तरीका यही है कि दिल्ली में उसने जिस तरह से केजरीवाल को साफ साफ मना कर दिया कि वो उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, जिसके चलते केजरीवाल की सरकार भी गई। कांग्रेस के तल्ख रवैये की वजह से केजरीवाल को काफी नुकसान भी हुआ, केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर भी हो गए। लेकिन राजद को फिलहाल, तेजस्वी यादव को फिलहाल अपने साथ राहुल गांधी रख रहे हैं बिहार में। उन्हें पता है कि इन क्षेत्रीय दलों के सहयोग से भाजपा को रोकना आसान होगा, लेकिन शर्तें कांग्रेस की होंगी, बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस की होगी। इसीलिए तेजस्वी यादव का जब जिक्र आ रहा है, जानबूझकर कृष्णा अलवरू हो या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो या यात्रा के दौरान राहुल गांधी हो, गोल मटोल बातें करके इस पूरे मुद्दे को सीएम कौन बनेगा डाइल्यूट कर दे रहे हैं, ध्यान भटका दे रहे हैं। राजद इस बयान से सहज नहीं होगी। राहुल गांधी के बयान की भी बिहार में खूब चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव के सामने से एक बड़ा अवसर राहुल गांधी ने छीन लिया और आगे चल के भी वो उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर भी जीरा हुआ। अब फिर उसी बात को रिपीट कर दिया है कृष्ण अलवरू ने। यही बात राजेश राम भी कह रहे हैं। निश्चित ही कांग्रेस ने जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी तब तक ये तल्ख रवैया अपना लिया है। बिहार में अगर किसी ने अब तक इस गठबंधन में थोड़ा भी तेजस्वी यादव को राहत दिया है तो वो कन्हैया है। उन्होंने एक बार एक मंच पर जरूर कहा था कि तेजस्वी होनहार है और वो चेहरा हो सकते हैं हमारा। उन्होंने मुहर नहीं लगाई थी और पूरे यात्रा के दौरान जो सब कुछ हुआ उसके बाद कन्हैया ने भी इससे दूरी बना ली। रही बात, जब कांग्रेस से झटका लगता है तो वीआईपी की तरफ राजद देखती है, तेजस्वी देखते हैं। वीआईपी ने भी, मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके बदले शर्त रख दी है कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और 50+ सीटें देनी होंगी। इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाची। असंभव लग रहा है। सारे घटक दल ये समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना इस बार कितना कीमती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो तेजस्वी यादव की राजनीति अधर में चली जाएगी। दोबारा सीएम बनने का अवसर भी जल्दी नहीं मिलेगा। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये आने वाले समय में खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और ये तेजस्वी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करेगा। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से राजेश राम को आगे करना शुरू कर दिया है। राजेश राम को दलित चेहरे के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक तरह से कहा सकता है कि पैसिव दबाव कांग्रेस डाल रही है तेजस्वी यादव पर, राजद पर, कि वो या तो सीटें बढ़ा दे या राजेश राम को आने वाले समय में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। अगर कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा आता है, उसके चलते सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो कांग्रेस ऐसा खेल कर सकती है। ये कांग्रेस ने इशारे में कह दिया है और आज कृष्णा अलवरू ने कम से कम उसी
पैटर्न को फिर से रिपीट कर दिया है। समझदार को इशारा काफी। अगली खबर मुलाकात करते हैं। वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में है, भारत में है। वोट चोरी के क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। वोट चोरी इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक सोची समझी साजिश और रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। पहले इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से। मोदी जी और अमित शाह ने चीफ जस्टिस को निकाला, गृह मंत्री को डाला। मतलब क्या कि मैच फिक्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अंपायर को फिक्स करना पड़ेगा। तो यह पहली कड़ी थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कानून में यह तब्दीली लेके आए कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी गड़बड़ करे उसके ऊपर बाद में भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब पहले आपने अंपायर फिक्स किया और फिर अंपायर को यह हिम्मत दे दी कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर इलेक्टोरल रोल पे वोट चोरी का काम किया, जिसको सबूत के साथ हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा। पोलिंग डे पे घपला करते हैं, चोरी करते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, नहीं देते हैं। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती। काउंटिंग के डे तक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी में काउंटिंग के दिन का उदाहरण है हमारे पास। 6, 7, 8 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी लीड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग की क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइव अपडेट बंद हो जाते हैं और काउंटिंग के एंड में जादू के तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए जाते, प्रधानमंत्री ने एमपी घोषित किए जाते। तो वोट चोरी की जो प्रक्रिया है, अंपायर चुनने से लेकर अंपायर के गलतियों को कानून के बाहर रखकर, वोटर लिस्ट के धांधली कर वोटिंग के दिन पे गड़बड़ कर काउंटिंग के दिन पर मैच फिक्सिंग कर यह पूरी प्रक्रिया है वोट चोरी की। और इसके खुद जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। जैसे शकील जी ने कहा, वोट चोरी जन जन का मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोर होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं करते। क्योंकि जो टीम मैच फिक्सिंग करती है उसको रन बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छी बॉलिंग करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी फील्डिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार बढ़ा रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगाई कम कर रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को फर्क यह नहीं पड़ता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में हो रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपके मां बाप और आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। यह बात हम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में जो हालत आज खराब है, अगर बिहार में हालत बदलना है तो सरकार बदलनी है और उसके बाद बिहार बदलेगा। धन्यवाद। सवाल? हेलो,
लावरू साहब, कल बैठक हुई थी, राहुल गांधी और खड़गे साहब थे उस बैठक में। क्या सीट शेयरिंग को लेके बात हुई और तमाम सांसद गए हुए थे, तो क्या दारोमदार, क्या निर्देश उन लोगों को दिया गया है और किस तरीके से आगे की रणनीति, कोई और यात्रा निकालेंगे या क्या कैंपेन होगी? कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो, हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरी कोई यात्रा भी प्रस्तावित है क्या, राहुल गांधी की या संयुक्त दोनों गठबंधन की या अकेले की? कैंपेन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोबारा राहुल जी की यात्रा का कोई अभी प्लानिंग नहीं। सर 2003 के दौरान भी एसआईआर प्रोसेस हुई थी, ये पहली बात नहीं है जब एसआईआर प्रोसेस हो रही है, और उस समय आरजेडी की सरकार भी थी जो कि आपके सहयोगी संगठन है अभी। तो सर उस विषय पे आपका क्या कहना है, क्योंकि कुछ नेता है जो कांग्रेस के, वो एसआईआर की प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं सर। तो अगर देश की वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा और जो वोटर ऐड नहीं होने चाहिए वो अगर इलेक्शन कमीशन उसे हटा रही है, तो इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं होना चाहिए सर? आपने अगर स्टडी किया होगा कि 2003 के एसआईआर और 2025 के एसआईआर में क्या फर्क है, तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछते। पहली बात तो उस प्रक्रिया के लिए अच्छा खासा समय दिया गया था। प्रक्रिया बनाने से पहले चर्चा हुई थी, चुनाव से पहले प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस बार जो प्रक्रिया हुई है हड़बड़ी में हुई है, रातों रात हुई है, बिना चर्चा के हुई है, बिना सोच समझ के नियम बनाए गए हैं जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो, बिहार जैसे प्रदेश में जहां पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था? तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना बनाकर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। वोट चोरी जो मामला है, ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम लोग वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं।
बिहार में जब तक ये सरकार वोट चोरी से बनती रहेगी, बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा का ये मकसद था कि जनता को ये बात समझाना, और हमारे को लगता है कि जनता ये बात समझ गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपके सहयोगी कृष्णा हैं जी। बिहार में जो सबसे मजबूत तेजस्वी यादव। कृष्णा अल्लावरू जी, यहाँ सवाल है मेरा। कल एक ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने नेपाल के हालात का जिक्र करते हुए, नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रही हैं, सिर्फ बता रही हैं चुनाव आयोग को। इसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नेपाल का जिक्र कर क्या बताना चाहते हैं तेजस्वी? क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है? कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा, और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा, तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा, और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा तब तक खतरा बढ़ता जाएगा, ये हमारा मानना है। कृष्णा जी, इधर इस साइड आपके लेफ्ट में, कृष्णा जी तक। जब ये आधार को मैंडेट कर दिया गया 12th डॉक्यूमेंट, आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी कर दिया चुनाव आयोग ने सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बिहार में। आपने 65 लाख का नंबर भी सामने चुनाव आयोग लेके आया। इस 65 लाख में से अब आपको लगता है कि और ये नंबर रिड्यूस हो पाएगा? आधार को अगर मैंडेट कर दिया जाता है या आधार को इंक्लूड करा है तो कितना नंबर ऐसा है आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, आपके बूथ लेवल पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं पूरे गठबंधन के, तो उसमें आपको हेल्प आउट होगा? और दूसरा ये कि जब आपने ये यात्रा निकाली है और रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मिला है, तो जो सीट शेयरिंग के अंदर अब कांग्रेस को कोई इस बात का बेनिफिट मिलेगा? वोट शेयरिंग में नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं, जहां आप आरजेडी से अच्छे से क्या जो है बार्गेन कर पाएंगे, और आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि सीट आप चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक मिले। जी, पहला सवाल था कि आधार को जोड़ने से प्रक्रिया सुधरी है कि नहीं, उससे जनता को फायदा होगा कि नहीं। आधार जोड़ना हमारा मांग था, और इसी हॉल में काफ़ी शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आधार पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने अपनी बात रखी। हंसी की बात यह है कि प्रक्रिया खत्म होने के बाद, औपचारिक तरीके से प्रक्रिया खत्म होने के बाद आधार को माना जाता है, जबकि डे 1 से ये सबको पता हो है और था कि आधार को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि सही फैसले को गलत समय में या लेट लेने से वजह से उसका फायदा कम हो जाता। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन खारिज तब जाके किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है, वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि
किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी, कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक पार्टी जो महागठबंधन के अंदर आ गई है, अपने सिटी में से कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? और एक सवाल चूंकि इलेक्टोरल रोल में उन्होंने पूछा, अब आपने भी कहा कि समय निकल गया, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग तय कर देता है, क्या महागठबंधन उस इलेक्टोरल रोल के हिसाब से विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है, या फिर बाकी भी शिकायतें आप लोगों की रहेंगी? जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।